हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पेडालॉजी सीरीज के बेस्ट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। फर्स्टली आपको सॉरी कि मैं 2-3 दिन से आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाई हेल्थ इशू के कारण, बट आपको आज से वीडियो कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल आई तथा यह कहते हुए कि तान्या से उसका लंच साझा करती है कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने आपके साथ लंच साझा किया था। तो क्या कर रही है वो कि मैंने ऐसा किया था और अब तुमको भी ऐसा करना चाहिए। तो क्या कर रहा है यहाँ, क्या हो रहा है, लंच का आदान प्रदान हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, कि मैंने तुमको कल ये चीज दी थी, आज तुम्हें मुझे देना है। तो इसके लिए क्या होगा, एक्सचेंज हो रहा है। तो ये किस स्टेज में आता है, कन्वेंशनल स्टेज में। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए प्रयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। तो जन सामान्य में जो अवधारणाएं रहती है उसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि लैंगिक रूढ़िवत्ता। इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा, लैंगिक रूढ़िवत्ता। हाल ही में पाठचर्या की ऐसी कहानियां को शामिल किया है जिसमें विवेकशील प्रयास किया गया है, जिसमें पिता घर के कार्यों को करने में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। ये कदम किस लिए उठाया गया है, ताकि विद्यार्थी को पता चले कि कोई भी कार्य किसी एक तक के लिए सीमित नहीं है, कि पिता का जो कार्य है वो माता भी कर सकती है और माता का कार्य पिता भी कर सकता है। बच्चों में जो पुरानी रूढ़िवादिताएं चली आ रही हैं उसको समाप्त करने के लिए ये पाठ को शामिल किया गया। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा सेकंड, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन में वर्तमान स्तर पर सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। बच्चे को किसी भी प्रकार का सहयोग देना क्या कहलाता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, स्कैफोल्डिंग कहलाता है, पहाड़ या ढांचा कहलाता है। जब बच्चा कोई भी कार्य कर रहा हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हो तो उसको बड़ों द्वारा या शिक्षकों द्वारा जो हेल्प पहुंचाई जाती है उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो पहला है संवेदी चालक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। थर्ड है मूल संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आप संवेदी चालक अवस्था, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि बच्चे इस अवस्था में किसके द्वारा सब फील करता है, महसूस करता है, अपने सेंसेस के द्वारा। तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं आता। बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। बच्चे अपने आप को बीच में रखकर ये सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सब कुछ सही है। तो ये भी नहीं है। अच्छा हाँ, इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में भार का गुण भी नहीं आता। बच्चा ये नहीं कर पाता है कि कौन सी मात्रा ज्यादा है। नेक्स्ट है मूल संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। बच्चा गुण और दोषों में विभिन्नताएं देख पाता है। और नेक्स्ट है
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे में क्या आ जाता है, इसमें बच्चे में तर्क आ जाता है। कैसा तर्क आता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ। बच्चों में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कब विकसित होता है, तो जब बच्चा फॉर्मल स्टेज में होता है तब उसमें हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। नेक्स्ट है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं को तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो सामाजिक सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसने माना है, लेव वाइगोस्की ने माना है। और जब भी आप सामाजिक और संस्कृति के संदर्भ में पूछे आपको, तो आप हमेशा उसमें लेव वाइगोस्की लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। पहला, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों की कोई भी बात को हमको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए और उसको निरर्थक नहीं मानना चाहिए। बच्चे की सोच को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें बच्चे में तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ये सही हो सकता है, फिर भी अपन नेक्स्ट देखते हैं। एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्त सामग्री, केवल आ गया, केवल, एकमात्र, ये सारे नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये गलत है। सिर्फ केवल मूर्त सामग्रियों का उपयोग करना है, इसलिए गलत हो गया, है ना। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर की बहुविधि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए कि आपके ये कितने क्वेश्चन आउट ऑफ द 20 आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। प्लीज शेयर। हार्वर्ड गार्डनर की बहुविधि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। अब तार्किक बुद्धि से संबंधित पूछा है तो आपको ये समझना चाहिए कि पैटर्न और खोज की तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। इसमें ध्वनि ताल का संबंध कहीं से भी कहीं तक तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति में नहीं हो सकती। दूसरा है दृश्य स्थानिक परिवेश, ये भी गलत है। संगीत में अभिव्यक्ति, आवाज और ताल और गुणों को उत्पन्न करने की प्रशंसा की योग्यता, तो इसमें तो कोई गणितीय तर्क उत्पन्न नहीं हो रहा, तो ये तीनों गलत है। उसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए आपके कितने सही हो रहा है, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम के लिए। तो प्लीज शेयर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों और मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज के जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो समाज के प्रति क्रियाशील और जिम्मेदार कब बनेंगे, जब हमें क्या आ जाएगा, समाजीकरण। कैसा सदस्य बनाएगा, तो जो बच्चा सोशलाइजेशन हो गया है उसमें, तो उसमें समाज की आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रेरणा विकसित हो जाएगी और वह समाज के प्रति जिम्मेदार होगा, सजग होगा। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। और जिसके भी सीटेट के एग्जाम चल रहे हैं वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका एग्जाम कैसा रहा और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उसको भी अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे। मानव विकास के संदर्भ में
आवश्यकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? वैयक्तिक भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता। अभी मैंने बताया था एकमात्र, केवल, तो ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है, ये गलत हो जाएगा। परिवेशी प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करती है, ये भी गलत है। मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता ना तो पर्यावरण प्रभावित करती है, ये गलत होगा। कुछ तो कोई तो प्रभावित करेगा, यहाँ तो ना आनुवंशिकता हो गई ना पर्यावरण, तो ये भी गलत है। तो अपन जो भी है किससे, हेरेडिटी से और अपने आसपास का जो एनवायरमेंट है उससे है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बच्चे को प्रोग्रेसिव एजुकेशन में या प्रोग्रेसिव क्लासरूम में हम निष्क्रिय कार्यकर्ता नहीं मान सकते। प्रोग्रेसिव जब ही होगा जब वो कुछ कार्य करेगा, निष्क्रिय बैठ के तो प्रोग्रेसिव नहीं होगा, तो ये गलत है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में याद दोहराना, ये तो रोट लर्निंग हो गई। सॉरी। शिक्षक के अनुसार विद्यार्थी द्वारा ज्ञान के अनुस्मरण किया जाता है, तो उसको मेमोराइज करना भी, ये भी गलत है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो कॉन्टिन्यूअस और कंप्रेहेंसिव एवोल्यूशन में क्या होता है? बच्चों के दोनों प्रकार के रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चों की बार बार कंटिन्यूअसली एवोल्यूशन होता है, जिससे बच्चे में क्या प्रोग्रेस हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, बच्चों की सतत विवरण रहता है, ताकि बच्चे की जो भी प्रोग्रेस हो रहा है बच्चे उसको शिक्षक के द्वारा उसको रेक्टिफाई किया जा सके, सही किया जा सके। इसलिए ये इसमें विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है, ताकि बच्चा प्रोग्रेसिव हो सके और बच्चे की जो भी गलतियां हो उसको सुधारा जा सके। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थियों को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोगों शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं तथा रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो जब बार बार उसके समाज के जो वर्ग, शैक्षिक वर्ग में जो लोग हैं उनको निम्न स्तरीय बताया जाएगा, तो बच्चे में क्या आएगा? रूढ़िवादिता आएगी। तो अपन को उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों में? तो ये बताना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के समाज वर्गों को रोल मॉडल को संबोधित करेंगे, उनके कहानियां देंगे, उनके उदाहरण बताएंगे कि उन्होंने क्या कार्य अच्छा किया, जिससे उनके प्रति बच्चों को जिज्ञासा होगी और उनका बच्चा सम्मान करेगा सभी वर्गों का। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। अब बाकी के ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं। इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना चाहिए। बच्चों की किसी भी चीज को अनदेखा अपन को नहीं करना है। बच्चों की हर बात को सुनना है, उसको एनालाइज करना है, बच्चे के तर्क समझने की कोशिश करना है कि बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता करनी चाहिए। बच्चों को प्रतियोगिता के लिए
कंसीडर करना या बच्चों के बीच में प्रतियोगिता आयोजित करना किसी सामाजिक वर्गों को लेकर ये उचित नहीं है। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देना, हम किसी भी विद्यार्थी को यह सलाह नहीं दे सकते सामाजिक वर्ग के अनुसार कि भैया आप यहाँ नहीं पढ़ सकते, आप वहां चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? पहला, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना और अभ्यास को रटने पर बल देना। जहां भी आपको रटना वर्ड दिख जाए आप तुरंत देखते उसको गलत लगा दोगे। विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, एक ही तरीके का प्रयोग करना, ये भी गलत होगा। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने का दबाव बनाना, ये भी गलत है। प्रत्येक विद्यार्थी को अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोरियों का विश्लेषण करके आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। बच्चों के जो बच्चे के एनालाइज करेंगे और जो बच्चे की वीकनेस है और ये बच्चों की जो बच्चा जिसमें बहुत अच्छा है, दोनों को प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम और सशक्त पक्षों को, मतलब जो बच्चों के अच्छे पक्ष है और कमजोर पक्ष है, दोनों को का विश्लेषण करेंगे और उनके आधार पर बच्चों में अधिगम सीखने का उद्देश्य विकसित करेंगे। एक शिक्षक अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है? तो सृजनात्मक किससे उद्देश्य है? अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी को जोखिम लेना और चुनौतियों को हतोत्साहित करना। सिर्फ अपसारी चिंतन पर बल देकर बच्चों के सृजनात्मकता को प्रोत्साहित नहीं करा सकता है, तो ये भी गलत। अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, ये भी गलत। बच्चे को क्या सोचना है कि अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर ये, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड एप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज। तो बच्चे को अपन अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उनके जो मूल विचार हैं उनको अपन महत्व देंगे। तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में तो कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? पहला, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। दूसरा है बच्चे को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कार को बढ़ावा देना। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। विषय वस्तु तथा बच्चों को संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन, showing genuine interest in the content matter and having concern for children overall well-being and learning। बच्चे की विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण विकास पर अपन को बच्चों पर ध्यान देना है, तभी
वह क्या होगा, सार्थक अधिगम होगा। बच्चे के एक पक्ष के बारे में नहीं सोचना है, अपन को सारा संपूर्ण विकास के बारे में सोचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान की रणनीति का एक उदाहरण है। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। सेकंड है, क्रियात्मक अन्वयता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण, एक ही आयाम में सीमित रहना। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। इंग्लिश वाले जो भी बच्चे हैं वो साइड में देख सकते हैं। मैं दोनों लैंग्वेज में नहीं करा पाऊंगी क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बच्चों को साधन साध्य विश्लेषण समस्याओं को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना है। बच्चों को किस में करना है, समाधान रणनीति का एक उदाहरण है कि बच्चों को उसको टुकड़ों में विभाजित करना है, छोटे छोटे। तो मीनिंग एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, किसमें विभाजित करना है, सब गोल्स में। छोटे छोटे टुकड़ों में आप विभाजित करेंगे और छोटे छोटे गोल अचीव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। ध्यान रखिए, इसमें पूछा है नहीं है, नहीं तो ये नहीं आपका 1 नंबर कटवा सकता है। पहला ऑप्शन है, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो सही है, बच्चों को अपन को हमेशा इनकरेजिंग करना चाहिए कि बच्चा उस चीज का अनुमान लगाए। प्रयोग और पर्यवेक्षण, ये भी सही है। संवाद और परिचर्चा, ये भी सही है प्रभावशाली शिक्षण का। अब इसमें पूछा था प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। दिए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, सिर्फ ज्ञान को दोहरा के और वही का वही याद करना, ये गलत है। तो आपसे क्या पूछा गया था, गलत ही पूछा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 4th ऑप्शन। तो 20 का 4th। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपके आउट ऑफ द 20 कितने क्वेश्चन सही हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, ये भी मुझे बताइए। और आपका सीटेट एग्जाम कैसा रहा और उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस आए हैं, आप मुझे बताइए। वो अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक